कभी सोचा है कि कैसे मतलब आजकल नई दवाओं या मेडिकल डिवाइस को मंजूरी मिलने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। वो जमाना गया जब आप सोचिए हजारों पन्नों के दस्तावेज ट्रकों में भर भर के रेगुलेटरी एजेंसियों को भेजे जाते थे। अरे वो तो पूछिए मत। आज सब कुछ स्मार्ट डिजिटल सबमिशन पर आ गया है और इसने फार्मा और बायोटेक कंपनियों के रेगुलेटर्स के साथ बातचीत करने का ढंग ही बदल दिया है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये सिर्फ कागज को मतलब डिजिटल करने जैसा नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा पारदर्शी बनाने के बारे में है। ग्लोबल लेवल पर एकरूपता लाने के बारे में है। और इसी डिजिटल क्रांति के बिल्कुल सेंटर में है हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, मतलब ईसीटीडी। हाँ, ईसीटीडी। आज हम इसी पर बात करेंगे और इसके लिए हमने एवरब्लिंक हेल्थ केयर का जो डिटेल्ड लेख है और उनकी जो जानकारी है उसको आधार बनाया है। हाँ, एवरब्लिंक हेल्थ केयर ने इसे काफी अच्छे से कवर किया है। हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये ईसीटीडी आखिर है क्या चीज, क्यों इतनी जरूरी है और कैसे ये दुनिया भर में रेगुलेटरी अप्रूवल के पूरे सीन को बदल रही है। बिल्कुल। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर भी यही पॉइंट आउट करता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं है, ये अब एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन गया है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये ईसीटीडी आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ईसीटीडी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। मतलब एक तय तरीका है जिससे कंपनियां अपनी दवा या डिवाइस की अप्रूवल एप्लीकेशन या उसमें कोई बदलाव या कोई रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भेजती हैं। अच्छा, जैसे अमेरिका में एफडीए या यूरोप में ईएमए को? हाँ बिल्कुल। और इसे डेवलप किया था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन यानी आईसीएच। उनका मकसद ही था कि अलग अलग देशों के नियमों में थोड़ी समानता लाई जाए। तो मतलब अब अमेरिका, यूरोप, जापान, कनाडा, इन सब बड़ी जगहों पर कंपनियां इसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स देती हैं। ये एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गया। बिल्कुल सही। इन मेजर मार्केट्स में तो ये अब डिफैक्टो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। सोचिए, पहले वो भारी भरकम कागज की फाइलें होती थी ना। हाँ, पहाड़ जैसे। उनमें कोई खास जानकारी ढूंढना ही अपने आप में एक बड़ा काम था। ईसीटीडी क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीका देता है। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी यही कहता है कि इससे न सिर्फ कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी आती है, बल्कि जानकारी को ढूंढना, नेविगेट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसमें दिलचस्प क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ पीडीएफ फाइलों का एक फोल्डर है? नहीं, यही तो बात है। ये सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है। इसकी असली ताकत है इसकी एक्सएमएल बैकबोन और एक बहुत ही सख्ती से डिफाइन की गई संरचना, मतलब स्ट्रक्चर, और मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। एक्सएमएल बैकबोन, अच्छा। हाँ, आप ऐसे सोचिए जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ हर किताब अपनी सही जगह पर है, एक खास ऑर्डर में रखी है, और आपके पास एक डिटेल्ड कैटलॉग है। ईसीटीडी रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ वैसा ही है। रेगुलेटर को अगर कोई स्पेसिफिक स्टडी रिपोर्ट देखनी है या मैन्युफैक्चरिंग की कोई डिटेल चाहिए, वो मिनटों में उस तक पहुंच सकते हैं। पहले की तरह दिनों तक फाइलों में नहीं उलझना पड़ता। और इसी स्ट्रक्चर का बेस है वो 5 मॉड्यूल जिनका जिक्र एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में भी है। हाँ बिल्कुल। पूरा ईसीटीडी सबमिशन इन्हीं 5 मेन मॉड्यूल्स के फ्रेमवर्क पर टिका होता है। ये मॉड्यूलर डिजाइन ही इसकी कामयाबी की कुंजी है, आप कह सकती हैं। तो जरा संक्षिप्त में बताएं ये मॉड्यूल्स क्या क्या कवर करते हैं। मॉड्यूल 1 तो रीजनल जानकारी के लिए है ना? सही कहा। मॉड्यूल 1 में रीजन स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी होती है, जैसे उस खास देश या रीजन के एप्लीकेशन फॉर्म्स हो गए, सर्टिफिकेशन, लेबलिंग वगैरह। ये अकेला मॉड्यूल है जो हर रीजन के लिए अलग होता है। अच्छा, और मॉड्यूल 2 ये समरी जैसा कुछ है? हाँ, मॉड्यूल 2 में होते हैं कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट यानी सीटीडी के हाई लेवल सारांश। इसमें क्वालिटी, नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज के ओवरव्यू और समरीज होती हैं। ये समझिए कि रेगुलेटर के लिए पूरे एप्लीकेशन का एक रोड मैप है या एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग। उन्हें फौरन पता चल जाता है कि मेन फाइंडिंग्स क्या है और सबमिशन कैसे स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, फिर आता है मॉड्यूल 3 जो क्वालिटी पर फोकस करता है। इसमें क्या आता है? मॉड्यूल 3 डील करता है प्रोडक्ट की केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल से, मतलब सीएमसी। दवा कैसे बनती है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, स्टेबिलिटी कैसी है, क्वालिटी कंट्रोल के तरीके क्या हैं, ये सारी क्रिटिकल जानकारी। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बैकबोन है। समझ गया। इसके बाद मॉड्यूल 4।
नॉन क्लिनिकल स्टडीज। बिल्कुल, मॉड्यूल 4 में वो सारी स्टडी रिपोर्ट्स होती हैं जो इंसानों पर टेस्टिंग से पहले जानवरों पर या लैब में की जाती हैं, जैसे फार्माकोलॉजी यानी दवा शरीर पर क्या असर करती है, टॉक्सिकोलॉजी मतलब सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स, और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी शरीर दवा के साथ क्या करता है, वो सारा डेटा। और आखिर में मॉड्यूल 5 क्लिनिकल स्टडीज के लिए। हाँ, मॉड्यूल 5 में इंसानों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स की डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती हैं, उनके प्रोटोकॉल, नतीजे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कुछ मामलों में इंडिविजुअल पेशेंट डेटा भी। ये दवा की एफिकेसी मतलब असर और सेफ्टी को साबित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, ये जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ जानकारी को ऑर्गेनाइज नहीं करता, ये रेगुलेटर्स को पावर देता है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी को बहुत कुशलता से ढूंढ सके और रिव्यू कर सकें। अगर उन्हें किसी खास क्लिनिकल ट्रायल के सेफ्टी डेटा को देखना है या सीएमसी के किसी स्पेसिफिक पहलू पर जाना है, वो सीधे उस सेक्शन में जा सकते हैं। एवोब्लिंक हेल्थ केयर भी इसी बात पर जोर देता है कि इससे रिव्यू प्रोसेस नाटकीय रूप से तेज और एफिशिएंट हो जाता है। और यहीं पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस एफिशिएंसी का सीधा मतलब है कि रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री दोनों को ही बहुत ठोस फायदे मिलते हैं। एवोब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में इन फायदों पर काफी फोकस है। चलिए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा शायद एफिशिएंसी ही है। निश्चित रूप से सबमिशन प्रोसेस तेज हो जाता है क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि रिव्यू प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट की वजह से रेगुलेटर्स के लिए जानकारी को समझना, उसका मूल्यांकन करना आसान और तेज होता है। इसका मतलब है अप्रूवल मिलने में कम टाइम लग सकता है। और कंसिस्टेंसी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है ना। जब सारे एप्लीकेशंस एक ही फॉर्मेट में आते हैं तो उनकी तुलना करना आसान होता है, उन्हें समझना आसान होता है, कंफ्यूजन की गुंजाइश कम रहती है। बिल्कुल, और कॉस्ट सेविंग्स को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जरा सोचिए, हजारों पन्नों की प्रिंटिंग, फिर बाइंडिंग, फिर उन्हें दुनिया भर में शिप करने का खर्च। बाप रे। ECTD इन सब भारी खर्चों को खत्म कर देता है। और ये कॉस्ट सेविंग सिर्फ बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, ये छोटी बायोटेक फर्म्स के लिए भी ग्लोबल मार्केट में एंट्री के दरवाजे खोल सकती हैं, जिन्हें पहले शायद ये खर्चे रोकते थे। और पर्यावरण पर भी इसका अच्छा असर पड़ता होगा। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। कागज बचता है, ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, फिजिकल स्टोरेज की ज़रूरत खत्म हो जाती है। ये सब सस्टेनेबिलिटी की दिशा में भी अच्छे कदम हैं। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें, जैसा एवरब्लिंक हेल्थ केयर भी इशारा करता है, तो ये सारे फायदे मिलकर फार्मा कंपनियों के लिए डेवलपमेंट से अप्रूवल तक की टाइमलाइन को छोटा करते हैं। अच्छा। और अंततः इसका मतलब है कि ज़रूरी दवाएं और इलाज मरीजों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रोसीजरल एफिशिएंसी नहीं है, इसका सीधा असर पब्लिक हेल्थ पर पड़ता है। तो फायदे तो साफ हैं, लेकिन इस ECTD सिस्टम में कामयाबी से आगे बढ़ने के लिए तैयारी भी उतनी ज़रूरी लगती है। ऐसा नहीं कि बस यूं ही कोई भी ECTD सबमिट कर दे। एवरब्लिंक हेल्थ केयर कुछ ज़रूरी कदम सुझाता है। पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, तैयारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आपको किस रीजन में अप्लाई करना है, वहाँ की स्पेसिफिक ज़रूरतें क्या हैं, खासकर मॉड्यूल 1 के लिए टाइमलाइन क्या होगी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये सब पहले से समझना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना रिस्की हो सकता है। और सही टीम का होना वो भी उतना ही ज़रूरी होगा। बिल्कुल, ये अकेले का काम नहीं है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट है। इसमें रेगुलेटरी अफेयर्स के एक्सपर्ट्स चाहिए, टेक्निकल राइटर्स चाहिए जो डॉक्यूमेंट तैयार करें, डॉक्यूमेंट मैनेजर्स चाहिए जो ये पक्का करें कि सब कुछ सही फॉर्मेट और सीक्वेंस में है। इन सबको मिलकर काम करना होता है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तकनीक की भूमिका तो अहम होगी ही। हाँ, बहुत ज़्यादा। एक भरोसेमंद ECTD सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना तो मतलब अनिवार्य ही है। ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को सही ECTD फॉर्मेट में पब्लिश करने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें वैलिडेट भी करते हैं। वैलिडेट मतलब ये चेक करते हैं कि वो टेक्निकल रूल्स के हिसाब से है या नहीं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन की पूरी प्रोसेस को मैनेज करते हैं। सही टूल के बिना ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल और गलतियों से भरी हो सकती है। और क्वालिटी कंट्रोल, उस पर भी ध्यान देना होता होगा। अरे बहुत ज्यादा। सबमिट करने से पहले हर छोटी बड़ी चीज की जांच जरूरी है। फॉर्मेटिंग ठीक है, सारे हाइपरलिंक्स काम कर रहे हैं, क्या सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं और सही जगह पर है। एक छोटी सी टेक्निकल गलती भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है या उसमें बेवजह की देरी ला सकती है। डिटेल्स पर ध्यान देना यहाँ सबसे जरूरी है। और रेगुलेटरी एजेंसियों से बातचीत?
खुला कम्युनिकेशन रखना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर रिक्वायरमेंट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो एजेंसी से गाइडेंस लेना या सबमिशन के बाद उनके सवालों का जल्दी जवाब देना, इससे प्रोसेस स्मूथ रहता है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि कामयाबी सिर्फ टेक्निकल कैपेबिलिटी पर नहीं टिकी है, बल्कि जैसा आपने कहा अलग अलग रोल वाली टीमों के बीच स्मूथ कोऑपरेशन पर भी टिकी है, और सही टेक्नोलॉजी उस कोऑपरेशन को मुमकिन बनाती है। इन कदमों को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। एकदम सही कहा। ये तकनीक, प्रक्रिया और लोग, इन तीनों का सही बैलेंस है जो एक सफल ECTD सबमिशन को सुनिश्चित करता है। लेकिन इतने फायदों के बावजूद एवेबलिंग हेल्थकेयर ये भी साफ करता है कि ECTD की राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। कंपनियों को किन मुख्य मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? हाँ, कुछ जरूरी चुनौतियां हैं। पहली तो है रीजनल वेरिएशन, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में नियमों का फर्क। हालांकि ECTD का जो मेन स्ट्रक्चर है मॉड्यूल 2 से 5 तक वो हार्मोनाइज्ड है, लेकिन मॉड्यूल 1 हर रीजन, US, EU, जापान वगैरह के लिए स्पेसिफिक होता है। अच्छा, वो तो हर जगह अलग होगा। हाँ, तो कंपनियों को इन सभी रीजनल बारीकियों का ध्यान रखना होता है, खासकर तब जब वो एक साथ कई मार्केट्स में अप्लाई कर रही हों। और डेटा का साइज, डेटा वॉल्यूम भी एक चुनौती है, जैसा लेख में था। बिल्कुल। आजकल खासकर बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स या जीनोमिक्स डेटा के साथ डेटा सेट बहुत बड़े हो सकते हैं। इन बड़ी बड़ी डेटा फाइल्स को मैनेज करना, उन्हें सही से लिंक करना और ये पक्का करना कि वो ECTD स्पेसिफिकेशंस के अंदर रहें, ये एक बड़ी टेक्निकल चुनौती बन सकता है। और टीमों के लिए लगातार सीखने की जरूरत भी होगी। हाँ, ये भी एक बात है। ECTD स्टैंडर्ड्स और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज लगातार बदल रही हैं। रेगुलेटरी ज़रूरतें बदल सकती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, इसलिए टीमों को कंटिन्यूस ट्रेनिंग और अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया और हो गया। सिक्योरिटी का पहलू भी जरूर अहम होगा जब इतना सेंसिटिव डेटा इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जा रहा है। बिल्कुल। कंपनी की कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन और पेशेंट डेटा की सेफ्टी सबसे ऊपर है। मजबूत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सिक्योर सबमिशन पोर्टल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। ये चुनौतियां यही दिखाती हैं कि ECTD को अपनाना एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई एक बार का स्विच नहीं। इसके लिए लगातार अडेप्ट करने, सीखने और सही रिसोर्सेज यानी लोग और टेक्नोलॉजी दोनों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। जो कंपनियां इसमें माहिर हो जाती हैं, उन्हें एक बड़ा कम्पेटिटिव एडवांटेज मिलता है। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। ECTD कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है। एवेबलिंक हेल्थकेयर भविष्य के कुछ खास ट्रेंड्स की तरफ इशारा करता है। इसमें सबसे पहले ग्लोबल हार्मोनाइजेशन का जिक्र है। हाँ, ICH और अलग-अलग रेगुलेटरी एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाया जाए। लक्ष्य ये है कि भविष्य में एक ही सबमिशन पैकेज को कम से कम बदलावों के साथ कई रीजन्स में एक्सेप्ट किया जा सके। इससे कंपनियों के लिए ग्लोबली काम करना और भी आसान हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ऑटोमेशन की भूमिका भी बढ़ रही है। इसकी काफी संभावना है। AI का इस्तेमाल भविष्य में शायद डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी चेक को ऑटोमेट करने, उनमें गलतियां या कमियां ढूंढने और शायद सबमिशन की कामयाबी की संभावना का अंदाजा लगाने के लिए भी किया जा सकता है। अरे वाह, मतलब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए, अगर AI सिस्टम सबमिट करने से पहले ही बता दे कि कहाँ-कहाँ कमजोरी है। रेगुलेटर भी पीछे नहीं है, वो भी एडवांस्ड डेटा टूल्स बना रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे डेटा का वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, रेगुलेटर्स भी सबमिशंस को रिव्यू करने के लिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स अपना रहे हैं। वो डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बड़े डेटा सेट से जल्दी और गहराई से जानकारी निकाल सकें। और एक और ट्रेंड जिसका जिक्र है वो है रियल वर्ल्ड एविडेंस RWE का बढ़ता इंटीग्रेशन। इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। RWE का मतलब है वो डेटा जो हेल्थ केयर की सामान्य प्रैक्टिस के दौरान इकट्ठा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से या बीमा के दावों से, पेशेंट रजिस्ट्री से या आजकल तो पहनने वाले डिवाइस से भी। अच्छा, जैसे फिटनेस ट्रैकर वगैरह से। हाँ, उस तरह का डेटा भी। तो पारंपरिक कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ साथ इस RWE का इस्तेमाल दवाओं के असर और सेफ्टी को असल दुनिया के हालात में समझने के लिए तेजी से बढ़ रहा है।
एवरब्लिंक हेल्थकेयर के मुताबिक ECTD फॉर्मेट को भविष्य में इस तरह के डेटा को बेहतर तरीके से शामिल करने के लिए शायद बदलना पड़ेगा। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, AI और RWE का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये न सिर्फ सबमिशन और रिव्यू की प्रक्रिया को बदल सकता है, बल्कि ये इस बात को भी बदल सकता है कि रेगुलेटर असर और सेफ्टी को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं। क्या भविष्य में RWE का वजन पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल डेटा के बराबर या उससे भी ज्यादा हो जाएगा? ये रेगुलेटरी साइंस के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और बदलने वाला दौर हो सकता है। तो कुल मिलाकर, जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थकेयर ने अपने लेख में बहुत प्रभावी ढंग से दिखाया है, ECTD सिर्फ एक फाइल फॉर्मेट नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। इसने रेगुलेटरी सबमिशन के पूरे तरीके में क्रांति ला दी है। उसे पुराने बोझिल कागजी सिस्टम से बदलकर एक कुशल मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया बना दिया है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आज के फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस अप्रूवल्स की रीढ़ की हड्डी बन गया है। इसने न सिर्फ प्रोसेस को तेज और कम खर्चीला बना रहा है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, जिसका आखिरी फायदा तो मरीजों तक पहुंचता है। और यहाँ से एक मुख्य सीख जो साफ तौर पर निकलती है, और जिसे एवरब्लिंक हेल्थकेयर ने भी अपने निष्कर्ष में पॉइंट आउट किया है, वो ये है कि इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो रेगुलेटरी अफेयर्स में हो, मेडिकल राइटिंग में हो या IT में, ECTD प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स में महारत हासिल करना अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक बुनियादी जरूरत बन गया है। हाँ, ये तो अब मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आज की रेगुलेटरी दुनिया में टिके रहना ही मुश्किल है। इस पूरी बातचीत के आखिर में एक विचार मन में आ रहा है, जो स्रोत सामग्री पर ही आधारित है, लेकिन शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया। हमने RWE के बढ़ते इंटीग्रेशन की बात की। जरा इस पर सोचें। ECTD फ्रेमवर्क के अंदर RWE का ये बढ़ता हुआ दखल भविष्य में न सिर्फ दवाओं को मंजूरी देने के तरीके को, मतलब प्रक्रिया को कैसे बदल सकता है, बल्कि ये भी कि नियामकों और मरीजों के लिए वैल्यू दिखाने के हिसाब से किस तरह का सबूत सबसे अहम माना जाएगा। क्या हम पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल पर निर्भरता कम होते देखेंगे? वैल्यू बेस्ड हेल्थकेयर के जमाने में RWE की क्या भूमिका होगी? ये आगे सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए दिलचस्प दिशा है। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। सबूतों का संतुलन कैसे बदलता है और रेगुलेटरी फैसले लेने में अलग अलग तरह के डेटा का वजन कैसे बदलता है, ये आने वाले सालों में देखने लायक सबसे अहम एरियाज में से एक होगा। निश्चित रूप से इस पर नजर रखनी होगी।